ओके। गुड इवनिंग। अच्छा, अभी कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ उनका एग्जाम चल रहा है अभी, है ना। बताया तुम्हारे पहले भी। फिर भी चलो, वीडियो देख लेंगे जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो। तो इसमें हम लोग गेट, और ये हमारा लेक्चर 6 होगा, है ना, गेट का। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट 5 लेक्चर में, लेक्चर 1 टू लेक्चर 5, जो गेट मैथमेटिक्स है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी भी आते थे पहले साथ में। तो इसके 2005 से 2018 तक के हमने पेपर्स किए, सिर्फ प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे नहीं हुए होंगे, तो वो डाउट डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो 2005 में कोई डाउट है किसी को? आप देख लो अपना जो डाउट का लिस्ट है, यू जस्ट चेक। आई थिंक कोई डाउट नहीं है ना। हाँ ना, बोलो भाई, मैं ऑडिबल हूँ? यस सर। हम्म। अब चैट में भी लिख सकते हो, जिनको अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल इन अनम्यूट करने में, तो आप चैट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो ओके। सो 2006 में कौन सा डाउट है 2006 के पेपर में? सर 68 हुआ नहीं है क्योंकि मुझे शायद ऐसा लग रहा है उसमें कुछ मिस्टेक है क्योंकि वो टाइपिंग वाले पेपर हाँ हाँ थे हाँ। तो। अभी इन्होंने यासिका ने आई थिंक भेजा था, क्या नाम है इनका? अंशिका। हाँ सॉरी, अंशिका ने। हाँ, तो इन्होंने भी भेजा था ना कि उसमें मिस्टेक है, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन डाउनलोड किया है पेपर। तो इसमें जिस वेबसाइट पे दिख रहा होगा examrace.com, तो वहां से मैंने डाउनलोड किया होगा, इन्होंने टाइप करके, या जिन्होंने टाइप किया होगा उसमें मिस्टेक है, तो वो करेक्ट उन्होंने भेजा था, वो देख लेते हैं। तो ठीक है ना, तो उन्होंने सर correct- सही टाइपिंग के बाद भी वो समझ नहीं आ रहा तो मतलब क्वेश्चन समझ आ रहा है, उसका आंसर कैसे होना है वो नहीं समझ आ रहा। ठीक है, ट्राई करते हैं अभी। तो तो पहले इसमें मैं खोल लेता हूँ, सही क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप चेक कर लो, इसमें जस्ट तत्काल खोल लेते हैं। तो 2006 का, यहाँ से स्टार्ट होगा 2006, इसमें क्वेश्चन नंबर 67 है ना। अच्छा, ये हम आगे बढ़ गए क्या? किस ईयर का है? 65 था वो शायद क्वेश्चन नंबर। अच्छा 65। अच्छा, मेरे पास लिस्ट होगी जो आप लोगों ने भेजे होंगे ना। हाँ, मेरे पास लिस्ट है, मैंने कहा था आप लोग भेजना। तो 2006 में 65, 67, 68, मतलब अलग अलग बच्चों ने डाउट भेजे थे मुझे। तो उसके हिसाब से मैं जिनका भी है सब करा देता हूँ। कुछ लोग होंगे तो ठीक है। सो इसमें वन बाय वन देख लेते हैं। हाँ, ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था ना। चलिए, तो तब इसमें डाउट मैंने काट दिया था, तो अभी इसको देखते हैं। सो इसमें ये है कि टी बी द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू रोल अ फेयर डाई बिफोर ईच फेस अपीयरिंग इन द फर्स्ट 6 रोज, है ना। एन यहाँ डिफाइन करना रह गया, तो मैं इधर लिख देता हूँ। सो पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है ना, गेट एम ए 2006 वाले पेपर का। तो इसमें क्वेश्चन में जो हम, मेरे पास जो पेपर है उसमें गलत उन्होंने टाइप किया हुआ है, ओरिजिनल पेपर नहीं है ये। तो क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरह से है ना, वो लिख लेते हैं एक बार हम लोग। सो क्वेश्चन है, टी डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू रोल अ फेयर डाई बिफोर ईच फेस हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। मतलब टी क्या है कि नंबर ऑफ टाइम। सो टी जो है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि टी इज अ नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू रोल अ फेयर डाई, है ना। number of times of rolling
टू गेट ईच फेस। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे मान लो हमने 10 बार अगर मैं बोलता हूँ टी की वैल्यू 10 है, सो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे टी वो काउंट कर रहा है कि कितनी बार में टोटल सारे आउटकम्स आ जाएंगे डाइस के। तो बताइए टी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आपको अगर पूछा जाए मतलब लिस्ट पॉसिबल केस में टी की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितनी बार आप कम से कम डाई को थ्रो करोगे, कम से कम मिनिमम पॉसिबल क्या हो सकता है जिसमें सारे आउटकम आ जाए डाइस पे जो है। रिगार्डिंग पॉइंट कि डाई पे कितने आउटकम होते हैं। It should be 6. हाँ 6 ना, यस। तो क्योंकि ये 6 होगा, कम से कम 6 बार तो फेंकना ही पड़ेगा मुझे, हो सकता है हर बार डिफरेंट आउटकम आए, अगर ऐसा केस देख लेते हैं तो 6 तो कम से कम होगा, है ना। तो वही पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम पूछा ना हमसे। तो ये टी है, और एन इन्होंने डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ डिफरेंट फेसेस, है ना, appearing in first 6 roll. So number of different faces appearing in first 6 rolls. मतलब पहले 6 टाइम आपने जो थ्रो किए, सो पहले 6 टाइम आपने जो थ्रो किए उसमें कितनी बार कितने डिफरेंट फेसेस आए, नंबर ऑफ डिफरेंट फेसेस आए, कितने डिफरेंट फेसेस आए, वो n है। अब आपसे पूछ रहा है कि so what is the expected number of times where in the first 6 throw you got 3 different outcomes। देखो ये मतलब है ना कि इसका मीन क्या होगा अगर नंबर ऑफ डिफरेंट फेसेस अपीयरिंग इन फर्स्ट 6 रोल इज 3। मतलब आपको समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा है, आपको बता दिया कि जो पहली 6 टाइम आपने जो कॉइन को सॉरी डाई को रोल किया पहले 6 टाइम में से, तो कितने डिफरेंट आउटकम मिले उसमें आपको, ये बता दिया ना कितने मिले। 3। 3 है ना, ये 3 बता दिया आपको कि 3 फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 1 2 3 आया हो, मतलब पहले 6 जो डाई को अपने 6 टाइम थ्रो किया फर्स्ट 6 टाइम उन्हें 3 ही आउटकम कोई आया। आप अपने हिसाब को फिक्स कर सकते हो समझने के लिए, जैसे मान लो 1 2 3 आया, मतलब 4 5 6 पहले 6 थ्रो में नहीं आया है, ये कहना चाह रहा है अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ तो कोई 3। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स क्या है ताकि ऑल 6 आउटकम्स आ जाए, ठीक है। तो देखो ये 6 तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि इस 6 थ्रो में पहले 6 थ्रो में 3 आउटकम आपके आ चुके हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ 1 2 3 आ गया पहले 6 थ्रो में, जैसे ये बोल रहा था एक बार पढ़ लिया। टी का मीनिंग क्या है, टी है कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रोलिंग, कितनी बार रोल करोगे आप डाई को ताकि सारे आउटकम्स आ जाए। अब गिवन में है कि आपने पहले 6 टाइम में 3 डिफरेंट आउटकम आपको मिले हैं, ये बता रखा आपको। तो बताओ कितने बार आप टॉस करोगे ताकि 6 के 6 आउटकम आ जाए। तो पहली 6 थ्रो में आपको सिर्फ 3 आउटकम आए, आपको सारे आउटकम कवर करने हैं। ओके, तो इसका एक रिजल्ट है, थ्योरम है, मैं बता दूंगा मतलब ये एक प्रॉब्लम एंड में बताता हूँ, पहले समझा देता हूँ फिर एंड में। ये ओपन प्रॉब्लम लाइक एक कॉन्सेप्ट है, एक आता है क्या नाम है, कूपन कलेक्टर्स प्रॉब्लम। सो आप ये ऑनलाइन चेक कर सकते हो या बुक में होगा, तो ये उससे कुछ रिलेटेड है, कलेक्टर प्रॉब्लम। इसमें यही होता है कि सारे कूपन कलेक्ट करने हैं उसको। सो ये एक प्रॉब्लम है, इसको आप देख सकते हो ऑनलाइन, गूगल पे सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, या आप बुक में देख सकते हो, कूपन कलेक्टर प्रॉब्लम, तो उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है ये। तो इसमें क्या है कि आप देखो पहले 6 टाइम में 3 आउटकम आ चुके हैं। अब बताओ आपको बताना है, तो जो हम नेक्स्ट जो थ्रो कर रहे हैं उसमें हमें 4 5 6 ये सारा कवर करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ट्रायल जो मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट थ्रो जो मैं कर रहा हूँ डाई को, उसमें 4 5 6 आने के क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 5 6 में से कोई एक आउटकम आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई बताओ चैट में बताओ या नोट करके। अरे 4 5 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है डाई को अगर मैं रोल करूंगा तो नेक्स्ट थ्रो में, सपोज मान लो मैं बोलता हूँ 7वां थ्रो, एक हमने कॉइन डाई को रोल किया, 4 5 या 6 में से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 1/2। हाँ 3/6 या 1/2 है ना। अरे मैं फिर से कह रहा हूँ, डिस्कशन करोगे तो क्लास सही रहेगा, वरना फिर रिकॉर्डेड लेक्चर जैसा हो जाएगा कि मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, ऐसा नहीं। तुम बताओगे तो मुझे भी समझ आया कितना समझ आ रहा है।
सो इट इज 1/2, प्रोबेबिलिटी 1/2 है एक्चुअली। ये जो आप अगर थ्योरम पढ़ोगे ना तो यहाँ पे बताता है कि ईच ट्रायल जो है वो ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है एक्चुअली। सो अगर नेक्स्ट ट्रायल में इनमें से कोई एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स? मीन क्या होता है ज्योमेट्रिक में? ज्योमेट्रिक कौन सा वाला? 1/p होगा एक्चुअली, इसलिए अगर वो, हाँ जीरो से शुरू हो रहा p है तो इक्वल टू क्यू 1 अपॉन टू पी, इनफाइनाइट 1 है से तो शुरू हो रहा 1 है बाई तो पी 1 है। बाई पी। तो हाँ, 0 ये से 1 स्टार्ट से है तो स्टार्ट हुआ p ना, q अपॉन p है। ये नंबर ऑफ टाइम्स है ना, तो कम से कम आप, है ना, उसमें हम फेलियर काउंट करते हैं। आप देखे होंगे ज्योमेट्रिक में, तो एक होता है नंबर ऑफ ट्रायल काउंट कर रहे हैं, एक में नंबर ऑफ फेलियर काउंट कर रहे हैं। हम ट्रायल काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स वी आर टॉसिंग, है ना, नंबर ऑफ टॉस काउंट कर, नंबर ऑफ बॉल काउंट काउंट कर, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है मीन? 1 बाई p। 1/p, तो इसका 2 हो गया। देखो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम 2 हो गया, कि इनमें से कोई एक आउटकम आएगा डिफरेंट, क्योंकि मुझे सारे आउटकम वर्क करने हैं। तो आपको बता रखा है कि 6 आउटकम्स जो है पहले 6 थ्रो में, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ टाइम्स आज पूछ रहा है, पहले 6 टाइम में 3 आउटकम आया। अब व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट वन ऑफ दिस 3 आउटकम? तो प्रोबेबिलिटी है इसकी 1/2, जैसा आपने बताया 3/6। तो एक्सपेक्टेड नंबर कितना हो गया? 2, मतलब देयर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स हो गया 2 टू गेट वन ऑफ दिस 3 आउटकम्स। अब एक इनमें से आ गया मान लो, तो 4 आपने कवर कर लिया। नेक्स्ट मैं अगर पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी है 5 या 6 में से एक आने की? 2/6। 2/6 मतलब 1/3 हो गया। सो 1/3 इज द वैल्यू ऑफ p। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल? मीन क्या होगा उस केस में? 1/3 प्रोबेबिलिटी है ना अब, तो 1/3 है तो मीन कितना हो जाएगा? 3। हाँ 1/3 है। हाँ 3 है ना, 1/p। मतलब नेक्स्ट ट्रायल में मुझे 5 या 6 में से कोई एक मिलेगा। प्लस अब क्या है आपका, एक और आउटकम आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट अब क्या बचेगा लास्ट में? आपको 5 आउटकम मिल चुके हैं, आपको कब तक जाना है? जब तक कि सारे फेस ना आ जाए। तो लास्ट में एक ही फेस कोई है जो नहीं आया है, अब मैं मान रहा हूँ 6 है वो। तो बताओ एक थ्रो में 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6 मीन तो आ व्हाट गया इज 6। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल? तो 6, तो ऐड करो कितना आया? अब सारे कवर हो गए ना, कोई बचा नहीं ना। ये था बता रखा था कि पहले 6 ट्रायल में आपको 3 आउटकम मिल गया। अगला है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल 2 है टू गेट वन ऑफ दिस 3, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल इज 3 टू गेट वन ऑफ दिस 2, एंड एक्सपेक्टेड इज 6 टू गेट वन ऑफ दिस 6, सॉरी वन जो बचा हुआ है, तो उस 1 को आने में का एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल क्या है? 6 है ना, क्योंकि एक ही है वो। सो 1/6 प्रोबेबिलिटी थी तो 6 हो गया। टोटल कितना आया चेक करो, 6 के बाद कितना? 17, 17। इसका जनरल फॉर्मूला भी मैं लिखा देता हूँ, या तो आप ये सर्च कर लो कूपन कलेक्टर प्रॉब्लम, उसमें आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा क्या है। नहीं तो जनरल फॉर्मूला इसका ये है कि इस केस में इसका जनरल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी। सो ठीक है ना, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी गिवन n इज इक्वल टू n। तो इसका जो आंसर आता है, पहले तो ये n नहीं, n नहीं, इसमें क्या देगा आपको बताएगा ना कि पहले, हाँ अच्छा ठीक है, नोटेशन में सेम लेके चल रहा हूँ, यही वाला नोटेशन, यही नोटेशन लेके चल रहा हूँ कि n क्या है, कितने डिफरेंट आ गए थे। n को यहाँ 6 से कम होना पड़ेगा, है ना, स्मॉल n को, क्योंकि अगर मान लो 6 डिफरेंट आ गए तो ये 6 ही आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें क्या था कि 3 डिफरेंट आउटकम मिले ना, अगर 6 हो गया तो उस केस में तो वही आंसर हो जाएगा। 6 डिफरेंट आ गए वही जो नंबर ऑफ n आंसर हो जाएगा ना उस केस में। सो लेस देन इक्वल टू 6 कर दो। तो यहाँ से क्या होगा, एक तो n होगा प्लस, n क्यों कर रहा हूँ 6 ना, 6 प्लस 6 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नोटेशन में लिया था कि नंबर ऑफ डिफरेंट फेसेस अपीयरिंग इन द फर्स्ट 6 रोल्स, है ना। तो फर्स्ट 6 रोल्स में तो ये 6 हो गया, यहाँ 6 यहाँ भी हमने ऐड किया है। और नेक्स्ट टाइम आपने नोटिस किया होगा ये 2 क्यों आया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। ये 3 क्यों आया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1/3 थी। ये 6 क्यों आया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1/6 थी। तो यहाँ ये करते हैं समेशन, यह जो फॉर्मूला इन्होंने दिया है
सो दैट इज समथिंग लाइक, मान लो ऐसा है कि 1/pi बोल दो, या तो हाँ 1/pi। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ दोगे, आगे स्टार्ट करना पड़ेगा ना हमें। सो वी हैव टू स्टार्ट अगेन, जैसे ये था। सो वेयर विल स्टार्ट, मैंने लिखा नहीं है 1 2, यहाँ हो गया तुम्हारे पास इन हो गया। सो कहाँ तक जाओगे, जहां तक तुम्हारे वो कंप्लीट ना हो जाए तो उस तरह से चलो। तो इस तरह से मतलब कहना मतलब इसको जनरलाइज किया जा सकता है, कहना मतलब ये है। या फिर इन्होंने जो लिखा है फॉर्मूला है, इस तरह से आप देख सकते हो। हमें तो दे दिया इन्होंने कि लाइक फर्स्ट 6 रोल्स में इस तरह से होगा, तो आगे ऐसे ही कन्वर्ट करना आपको, जहां तक सारे कवर ना हो जाए वो चीजें वो लिखना पड़ेगा मुझे। जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। अब इसको और देखना है तो इसमें कुछ द रिजल्ट्स हैं कि ट्रायल फॉलोज बाइनोमियल। एटलीस्ट ये समझ आया ना कैसे हमने इसको प्रोसेस किया है, क्या अप्रोच था। ये 6 क्यों लिखे थे, क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि पहले 6 ट्रायल में 3 डिफरेंट आउटकम आए, फिर नेक्स्ट ट्रायल में वन ऑफ दिस रिमेनिंग 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2 था। सो इट इज एन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल 2। फिर नेक्स्ट रिमेनिंग 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1/3। सो इट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट वन ऑफ दिस 2 आउटकम, दिस इज। एंड देन लास्ट इज 1 रिमेनिंग, सो what is probability of getting that 1/6, so what is expected number of trial to get this 6. So total number of trial is 17. Is it fine? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट। ये क्या नाम था इसका? हाँ ये कूपन कलेक्टर प्रॉब्लम। सो दिस यू कैन सर्च, कूपन कलेक्टर प्रॉब्लम। इसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा थ्योरी इसका, सो यू कैन फॉलो दैट। ये एक पर्टिकुलर केस है उसका। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो अभी इन्होंने नेक्स्ट पूछा था 67 पूछा, उससे पहले हाँ 67 ही है, ठीक है 67 देखते हैं क्या कह रहा है। सो नेक्स्ट इज 67 है ना। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि let z be a vertical coordinate between -1 and 1 of a point chosen uniformly at random on the surface of a unit sphere in RQ is this. So probability this. So इसका लॉजिक क्या है, इट इज ये जस्ट एक थ्योरम है। मैं थ्योरम लिख देता हूँ। इस तरह क्वेश्चन का भी एक वो है, आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसका नाम है क्या था, स्फेयर पॉइंट है ना, स्फेयर पॉइंट पिकिंग प्रॉब्लम। ये सर्कल के लिए वैलिड है, स्फेयर पॉइंट पिकिंग प्रॉब्लम। मैं इसका थ्योरम लिखाया था, उससे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये कहता है कि आपको पता है स्फेयर के बारे में। सो लाइक इस तरह से कुछ स्फेयर है ना, ये है, ज्यूम करो आप। सो इसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है इधर। सो इस तरह से 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सो इस तरह के से स्फेयर है। तो कहता क्या है कि आप अगर यूनिफॉर्मली पूरे स्फेयर के सरफेस में कहीं एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, सो इफ XYZ, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, this be a random point on the surface of selected uniformly on the surface of, अगर इसको 2 डायमेंशन कर दूंगा तो सर्कल के लिए हो जाएगा, सरफेस ऑफ अ स्फेयर। मान लो यूनिट स्फेयर में बोल देता हूँ तत्काल, जनरलाइज भी किया जा सकता है यूनिट स्फेयर। देन ये जो x है दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -1 1, y विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन -1 1, एंड z विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -1 1। ठीक है। सिमिलरली मतलब यहाँ कहने का मतलब ये था x² + y² + z² < 1। ये स्फेयर का इक्वेशन है ना, मतलब अगर सरफेस की बात करो तो इक्वल टू 1 है इनसाइड, लुक एट दिस। सो ये हमारे पास है x² + z² = 1। तो इसमें कह रहा है कि इंडिविजुअली जो होगा दैट विल फॉलो यूनिफॉर्म 0 1। ये एक थ्योरम है, एक बुक में मिल जाएगा। ये रिसर्च पेपर है, अगर आप देखना चाहो तो ये पेपर है कुक, मतलब ये राइटर का नाम है उस पेपर का, 1957 में आया था। और एक और पेपर है, आप चेक कर सकते हो, न्यूमान 1951 में है ना। ये ऑनलाइन सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, रिसर्च पेपर है ये। मतलब ये राइटर होता है, ये ईयर होता है किस ईयर में पब्लिश किया था। तो ये न्यूमान है 1951 में, तो इसमें आपको मिल जाएगा
इसका प्रूफ, या इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए होंगे। सो अब क्या सेम उस पे है, अगर सर्कल की बात करूं मैं, कोई सर्कल के सरफेस पे यूनिफॉर्मली पॉइंट सेलेक्ट करते हो आप, तो सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ भी वही लॉजिक होगा कि जो x विल फॉलो यूनिफॉर्म -1 1 एंड y विल फॉलो यूनिफॉर्म -1। ये बिल्कुल वैसे नहीं दिख रहा जैसे आप लेते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि जैसे x कॉमा वाई हैव बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लेट्स से μ1 μ2 σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर रो, है ना। तो इस केस में आप क्या जानते हो कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। x क्या होता है नॉर्मल ना, नॉर्मल μ1 σ1 स्क्वायर, हाँ वाई एन μ1 μ2 इक्वल कर दो, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म केस है तो उस तरह से, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अगर मैं μ1 को μ2 इक्वल कर दूं σ1 स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो उस तरह से कुछ वहां भी है, ठीक है। तो अब इस लॉजिक से आपको इजीली समझ आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 66 है, नहीं 67 है, 67 गेट 2006 का है। तो इसमें जस्ट आपको समझ आ गया कि जो z आप पॉइंट ले रहे हो वर्टिकल एक्सिस पे कहीं भी, दैट इज यूनिफॉर्म -1 एंड 1 ओनली। सो उसमें पूछा आपके व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ -1/2 से 1/2, क्या आंसर होगा बताइए। सो क्या होगा आंसर इसके, इसमें 4 ऑप्शन है ना। यूनिफॉर्म -1 1 में पीडीएफ क्या है 1/2, ठीक है ना। इसका अगर आप इफ यू राइट द पीडीएफ, सो इट इज 1/2 व्हेन z बिटवीन -1 एंड 1। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे ये, सो लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ है 1 और टोटल लेंथ कितनी है 2, तो 1/2 हो गई, ठीक है। तो जस्ट ये थ्योरम से आ जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट उन्होंने भेजा था कुछ ना 68 भी भेजा हुआ है। अच्छा 68 में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, 68 में कुछ दिक्कत है, देखते हैं एक बारी। सो इसमें क्या है कि let the marks obtained in the half yearly and the final examination in a large class have an approximately bivariate normal distribution with following parameters। so मान लो ये x है और ये y है ना। तो ये मीन इसका 60 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिस, कोरिलेशन दिस। अब पूछ रहा है कि देन द एस्टीमेट, इसने एक्सपेक्टेशन तो नहीं बोला है, एस्टीमेट बोला है, ओके। एस्टीमेट ऑफ द एवरेज फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर, एवरेज फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर, ठीक है ना। जो फाइनल एग्जाम स्कोर का जो एवरेज है, तो एवरेज मतलब क्या, मीन ही ना, एवरेज का मतलब तो मीन ही होगा। सो स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर above average on the हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो एवरेज यहाँ ये मीन से ही मतलब होगा एवरेज का, व्हाट आई थिंक, है ना। सो यहाँ कुछ ऐसा है, ये केस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो देख लेते ट्राई करते हैं। सो ये जो 68 है गेट 2006 का, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे इन्होंने मैं एक बोल दिया कि मार्क्स इन क्या था, एक मिड था एक फाइनल था। सो फाइनल एग्जाम और दूसरा था हाफ ईयरली। सो हाफ ईयरली इस तरह से है। तो अब क्या है, यहाँ इन्होंने दे रखा है कि एक्स वाई जो फॉलो कर रहा है बाईवेरिएट नॉर्मल, बाईवेरिएट नॉर्मल, μ1 दे रखा है आपको, μ2 दे रखा है, σ1 दे रखा है, σ2 दे रखा है और रो दे रखा है। तो रो तो है 0.75 3/4, ये दे रखा है 400, ये मतलब 400 नहीं, इसकी वैल्यू 20 है। सो दिस इज 20, दिस इज 18, ये कितना है, एक है 60 एक है 55, ऐसा कुछ। सो 60 55 18 20 दिस, यस। अब जहां तक मुझे समझ आ रहा है, इसमें क्या करना है कि आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनल ईयरली एग्जाम, ये बोल देखो, estimate of the average final exam score of students who were above average on the half yearly examination। so above average, ऐसा तो मैं एक्स टोटल ले रहा हूँ ना, तो एवरेज लूंगा, तो मुझे एवरेज मार्क्स के लिए लेता हूँ। let the marks obtained in the half yearly and the final examination large class
have approximately bivariate normal distribution. ओके, तो टोटल मार्क्स अगर मैं एक्स वाई ले रहा हूं जैसे, तो ये मीन है फॉर एग्जाम्पल एक्स बार, अगर इस तरह से करें, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ई एक्स है भाई, ई एक्स अगर उस तरह से बात करो आप, तो आपको एस्टिमेट किसको करना है? एस्टिमेट करना है एवरेज फाइनल एग्जाम स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स who were above average on the half yearly examination. तो y अगर मैं एवरेज मार्क्स लेकर चल रहा हूँ, x भी एवरेज है, तो एवरेज है ना। यहाँ जैसे एक समय का टोटल मार्क्स लेकर चल रहा हूँ, तो उसका मीन x इज अ टोटल मार्क्स, y इज अ टोटल मार्क्स, इन दैट केस मीन इज दिस वन। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस? तो इसमें थोड़ा सा, इसमें प्रॉब्लम में वर्ड देख लेना, ठीक है ना, मतलब सारे क्वेश्चन करेक्ट है ना, ये वर्ड टू वर्ड पेपर में आप चेक करना पड़े। तो ठीक है, इसका मुझे अभी दोबारा देखना पड़ेगा सॉल्यूशन। सो मुझे लग रहा है ये होना चाहिए, बट यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि दे आर आस्किंग यू एवरेज मार्क्स, है ना, तो टोटल मार्क्स अगर मैं ये ले लिया, ठीक है, सो लाइक अगर ये हम ठीक समझ रहे हैं, तो उसके से मुझे निकालना पड़ेगा एस्टिमेटेड ऑफ फाइनल मार्क्स, है ना, फाइनल मतलब y गिवन x मोर देन 60, 60 मतलब क्या था, इसका एवरेज था ना, इस तरह से। सो इसमें देखो कई सारे तरीके हैं, तो ऐसे सोच सकते हैं ये क्या, x माइनस 60 मोर देन 0, अच्छा, सो x माइनस 60 जो है आपका, मतलब कहीं ना कहीं वो आप नॉर्मल बना सकते हो इसको चाहो तो, स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाया जा सकता है, और यहाँ भी इस नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बट इसको एनीवे अगर डेफिनेशन वाइज जाओगे तो डेफिनेशन वाइज इसका डेफिनेशन मुझे ये पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y टाइम्स इंडिकेटर फंक्शन है, आई जो लिख रहा हूँ इंडिकेटर फंक्शन है, ओवर सेट दिस अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन 60, और ये x मोर देन 60 निकालना आसान है, क्योंकि आप क्या करोगे, x नॉर्मल इसका मीन घटा दो 60, और अपॉन जो भी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लाइक 18 है, सो ये मोर देन 0 हो जाएगा क्योंकि 60 घट जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y इनटू इंडिकेटर फंक्शन x मोर देन 60 क्या होगा। सो एक तो अप्रोच ये है, इस तरह से कर सकते हैं। सो ये कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर की वैल्यू, क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? y2। सो ये 5 0 ना, हाफ हो जाएगा 5 0, क्योंकि इसमें नॉर्मल है z मोर देन 0, तो 5 0 हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और न्यूमरेटर में अगर मैं लिखूं, सो अगर मैं बाई डेफिनेशन करूं तो f, फिर यहाँ होगा x कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, तो x की वैल्यू है 60 से इंफिनिटी, मोर देन 60 है ना, और y की वैल्यू होगी माइनस मिड से इंफिनिटी, बट ये इंटीग्रेट करना इतना आसान है क्या? सो ये कुछ ऐसा हो गया, 2 टाइम 60 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इसको आपको पता है बाई वेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ क्या होता है, तो पीडीएफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि कैलकुलेशन करने में। तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो ना, 1/√2 पाई, तो ये σ1 σ2 √1 माइनस रो स्क्वायर, है ना, e की पावर, फिर वो क्या -1/2 दिस, एंड इनटू में होगा, फिर इसका न्यूमरेटर में ही, मतलब पावर में ही इनटू में होगा वो फंक्शन। सो लाइक अभी मैं क्यू एक्स वाई लिख देता हूँ, एंड यहाँ होगा डी एक्स डी वाई। क्यू एक्स वाई क्या है, मतलब क्यू एक्स वाई आप सब जानते हो,
सो इसका कोई फॉरवर्ड फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा हमें, बिकॉज ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया। एक्स माइनस मीन 60 अपॉन कितना है एक्स इसका 18, ठीक है ना, ये 18 है दिस स्क्वायर, एंड फिर ऐसे ही y माइनस इसका मीन था 55, सो 55 अपॉन फिर 20 होल स्क्वायर, ये होता है ना -2 रो, फिर क्या होता है x माइनस 60 अपॉन 18 इंटू y माइनस 55 अपॉन 20, एंड इस ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट इजी राइट, तुम इसको तो बाहर निकाल लोगे, बट यहाँ पे बट ट्राई कर सकते हैं ना, इसमें क्या है कि x की वैल्यू 60 टू इन्फिनिटी है, ओके, रो भी हमें पता है, तो मुझे मतलब कोई दूसरा शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा तो ताकि ये थोड़ा हेल्पफुल हो, है ना। ये अब ये इंटीग्रेशन करना इज नॉट इजी टास्क यहाँ पे, तो ट्राई कर सकते हो आप, ट्राई करके देखना, नहीं तो मुझे क्या सोच रहा हूँ इस तरह से कुछ कर सकते हैं क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x मोर देन 60 है, सो प्रोबेबिलिटी y, अगर मैं इसको एक्सपेक्टेशन है ना, कुछ कन्वर्ट करूँ इसको z में कन्वर्ट कर लूँ, ये तो इजीली z में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, x माइनस 60 अपॉन कुछ भी 18 कर दो, मोर देन 0 हो गया, तो ये z मोर देन 0 है, z2 बोल दो, इस तरह से हो गया, ये z1 बोल दो, और यहाँ पे फिर उस तरह से कुछ कर सकते हैं। सो ये मुझे फिर से एक बार देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पे काफी कैलकुलेशन होगा। सो आप ट्राई करना, देखो इस तरीके से या कुछ नया तरीका मिलता है तो आप मुझे बताना, तो नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर जब डाउट क्लास होगी सो उसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, 68 नंबर 2006 का ना। अगर किसी को कोई आइडिया है तो आप बता सकते हो अगर आपको लगता है कुछ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो नेक्स्ट डाउट है तो इसको मैं आगे फिर अभी दोबारा डाउट क्लास होगा, आप पूछना, तब तक मैं ट्राई करता हूँ, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा हुआ है 67 68, 68 हो गया ना, हाँ किस ईयर खत्म हो गया। अब 2007 में आते हैं, 2007 में जो लोगों ने डाउट भेजा है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए ना आज, तो वो वीडियो देखेंगे फिर भी उनका डाउट मैं करा देता हूँ। सो 2007 में मुझे भेजा हुआ है 14 56 74, सो देखते हैं क्या है 14, ऐसे आप लोगों ने कर लिए होंगे 14 ना। तो इसमें क्या है कि ओके, सो 14 भी किसी का डाउट है, देख लेते हैं क्या है। सो लेट एक्स वाई बी जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ दिस, ओके। सो ये आपको समझ आ रहा होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द सर्कल, है ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, ओ सॉरी पूरा सर्कल नहीं है ना, मतलब सर्कल का अगर मैं बोलूँ सर्कमफेरेंस कितना होता है, अच्छा एरिया पे, ओके फाइन फाइन या, सो 2 डायमेंशन है ना, तो एरिया पे है। सो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर, सो आर इज 1 तो पाई आर स्क्वायर, दिस इज फाइन। जैसे आप लिखते हो ना यूनिफॉर्म ओवर लाइन, तो जब आप लाइन पे बात करते हो तो लेंथ लेते हो, जब आप यूनिफॉर्म ओवर ए बी बोलते हो ना, सो आप क्या लेते हो, लेंथ, इसका लेंथ है, आप लिखते हैं यूनिफॉर्म ओवर ए बी, तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन पे अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है। अभी यहाँ पे क्या है कि ये सर्कल है और इसका एरिया निकालोगे, 2 डायमेंशनल है, तो एरिया क्या है इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई आ गया, तो 1/पाई, तो एरिया 1/एरिया है, ठीक है। सो 1/एरिया है एक्चुअली ये, ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ 14, जिसका भी डाउट होगा देख लो, 14 क्वेश्चन है गेट 2007 का, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि आपका ज्वाइंट पीडीएफ इस तरह से है, 1/पाई कब, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। अच्छा अभी जो हमने एक ऊपर रिजल्ट बताए आप वो यहाँ वेरीफाई कर सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स, क्या आएगा, अगर मैं सॉरी मार्जिनल पीडीएफ एक्स का पूछूं तो क्या आना चाहिए, वो क्या लगता है क्या आएगा ये, जो हमने थ्योरम पढ़ा है उस थ्योरम के हिसाब से तो क्या आना चाहिए, if you are picking randomly a point on this, so होना चाहिए x should be uniform -1 1 and y uniform -1 1, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब वेरीफाई करके देख लो एक बारी, क्योंकि वो रिजल्ट वैसा था, इफ यू सेलेक्ट यूनिफॉर्मली अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर और अ सर्कल देन इंडिविजुअली दे विल बी
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको वेरीफाई करके देखो, वेरीफाई करना मुश्किल है ना, आपको पता है कि मार्जिनल कैसे निकालते हैं, जस्ट यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करके देखो क्या आता है, यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट सॉरी जॉइंट को जो आप इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो y का मार्जिनल आएगा, y के रेस्पेक्ट में तो x का मार्जिनल आएगा, ये आप जानते हो ऑलरेडी। सो ये फाइंड करके देख लो, चेक कर लो आता है क्या, ऐसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा माइनस एक्स, ये है ना, चेक कीजिए। सो है ना, y मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा माइनस एक्स। तो मैक्सिमम ऑफ x कॉमा माइनस एक्स जो है एक्चुअली दैट इज मॉड x। आपको पता होगा मॉड x के बारे में, जो मॉड x होता है ना, मॉड x इज x व्हेन x इज मोर देन 0 और इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। दिस यू कैन राइट आल्सो मैक्सिमम ऑफ x एंड माइनस x। इन दोनों में जो भी लार्जर होगा वही आंसर आएगा। सो ये मॉड x है एक्चुअली। अब इसका ग्राफ बना सकते हो क्या, यस। सो y बराबर मॉड x का ग्राफ अगर बनाओगे, सो ये y बराबर x है, इधर इधर y बराबर माइनस x है। अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना है, कोई बताना चाहेगा, व्हाट इज दिस एंगल? क्योंकि ये y बराबर x है, आपको पता है बीच से पास करेगी, ये भी y बराबर माइनस x है, तो ये एंगल 90 कितना है डिग्री। जी, 90 डिग्री है ना। तो ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सब ये तो हमने ग्राफ बनाया है इसके, हमारा सपोर्ट क्या है, इसका सपोर्ट है इस पीडीएफ में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, इस तरह सर्कल बना लो। मैं एंगल क्यों पूछा आपसे, ताकि आपको ये समझ आए कि ये जो है एक क्वार्टर है इस सर्कल का ना, क्वाड्रेंट समझ लो एक, कि 1/4 है इस सर्कल का। ओके, तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पॉइंट्स, तो सिंपली जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रीजन जो भी है शेडेड रीजन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस द सपोर्ट। तो बताओ इस शेडेड रीजन का एरिया बताओ आप लोग क्या होगा, रेडियस इसका 1 है, हाँ 1/4 हाँ, π/4 हो गया, प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, हाँ। और यहाँ से क्या आएगा, नीचे एरिया टोटल सर्कल का एरिया कितना है, बाय पाई। पाई है, तो ये 1/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, जिनका डाउट था उनके लिए मैंने करा दिया। ऐसे सोल्यूशन आपने सॉल्यूशन भेजे हैं ग्रुप में सारे डाउट्स? नहीं सर, 16 तक है, डाउट भी लिखे हैं अभी। टाइम भी नहीं निकाला उसका। नहीं नहीं, ऐसे मत करो, अपडेटेड रहो, ठीक है। बाकी कुछ लोग जो अपडेटेड नहीं है अपडेटेड हो जाओ, क्योंकि वो कल कभी नहीं आएगा, वो आपको आज ही करना पड़ेगा, मतलब क्लास से पहले, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है ना, मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, वो चीजें। सो आप अपडेटेड रहो, जब भी 18 तक हो गया जी तो 18 तक फिनिश कर लो। मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास भी डाउट क्लास रखना पड़ेगा, क्योंकि आज सारे शायद नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक सब लोग 18 तक अपडेट हो जाओ, सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, मतलब जो कर सकते हैं, जो नहीं होगा छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, आप फ्यूचर में ट्राई करेंगे। एक्चुअली बहुत ओके, सारा क्वेश्चन जो है ट्राई करने के बाद मतलब थोड़ा टाइम देने पे बन जा रहा है, ये हो भी जाएगा, है। क्योंकि आप लोग इस लेवल पे तो हो, ऐसा थोड़ी कि नहीं आता है, सबको तो आता ही है, मतलब ट्राई करना है। हम्म, साथ में तो भी इसमें इसलिए थोड़ा डिस्कस, टाइम लगा के हम सॉल्व कर देते हैं, इसलिए स्लो हो रहा है थोड़ा। हाँ आप सॉल्व कीजिए, उससे क्या है कि मैं अभी इस बहाने सीख ही रहा हूँ वो चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो डाउट भेजा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 का 56 है। जो भी लोगों ने डाउट भेजा मैं उन्हीं में से करा रहा हूँ, ठीक है। 56 है 2007 का। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनका एग्जाम के बाद अपने वीडियो देख लेंगे, फिर डाउट फिर भी रहेगा, फिर अपने क्लास में देखेंगे। 7 का है ना, 56 क्या है, ओके। सो यहाँ भी मुश्किल नहीं है, ये जस्ट थोड़ा सा एक थ्योरम है इसमें। 56 है ना, ये करेगी, लेट x1 x2 x5 बी रैंडम सैंपल फ्रॉम ऑफ साइज 5 फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो x बार दे रखा है, आपको पता है x बार का डेफिनेशन, आपको ये t है। आपको एस स्क्वायर का डेफिनेशन पता होगा, तो उससे आप t रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो 1/n-1 की कमी है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो n-1 4 हो जाएगा, तो ये 4s स्क्वायर हो जाएगा, कौन सा t, 4s स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो एस स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड कर दोगे आप तो। अब वो हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू एक्स बार स्क्वायर। चलो इधर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कर भी लिए होंगे, अब जिनका डाउट उनका कराना पड़ेगा। जिसने भेजा है 56 में क्या है, सिंपल कि जो x1 x2 x5 है दे आर नॉर्मल 0 1, IID नॉर्मल 0 1 है। और आपसे अब क्या बोल रहा है कि x बार आपको ऑलरेडी पता है कि 1/5 समेशन xi i फ्रॉम 1 to 5
टी जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो ये है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 5। एन यहाँ 5 है, ओके, एन इज 5 है। तो अब इसको मैं ये कह रहा हूँ कि 4 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 इज n-1, 4 लिख रहा हूँ मतलब n-1। तो यहां से आप नोट कर पाएंगे कि ओके t इज नथिंग बट 4 टाइम एस स्क्वायर, एस स्क्वायर वही है सैंपल वेरिएंस, ठीक है। सो ये x बार इज सैंपल मीन, दिस इज सैंपल वेरिएंस, सो t इज 4s स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछ लिया इस क्वेश्चन में, इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर इनटू t स्क्वायर, ये पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x t स्क्वायर इनटू x बार स्क्वायर, ठीक है, सेम है। सो जस्ट इसको आप, एक थ्योरम होता है कि जब सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होता है रिलेशन x बार s स्क्वायर में, इंडिपेंडेंट। दे आर इंडिपेंडेंट, वो थ्योरम है। सो थ्योरम, इंडिपेंडेंस थ्योरम। ठीक है ना, हाँ, कि x1 x2 xn दे आर नॉर्मल, अगर आप रैंडम सैंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लेते हो तो x बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। अब कोई भी बुक उठा लो फाइनेंस का, उसमें ये थ्योरम मिलेगा आपको। सो दे आर इंडिपेंडेंट, तो इसको यूज करते हैं। अब दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो आप सब जानते हैं कि x बार स्क्वायर इंटू ई ऑफ टी स्क्वायर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब बताओ ई ऑफ एक्स बार स्क्वायर कैसे निकाले, तो बेटर वेरिएंस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। आपको वेरिएंस का फॉर्मूला आता है ना, वही मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा घुमा के। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर वेरिएंस एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलर वे में यहाँ भी यूज कर लेते हैं। सो वेरिएंस ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार के वेरिएंस का, फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा? 1/n हो जाएगा, मतलब मतलब सिग्मा सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है, तो सिग्मा यहाँ 1 है क्योंकि नॉर्मल 0 1 से आपने लिया है, राइट, ठीक है। तो ये आपका 1/n हो जाएगा क्योंकि आपने सिग्मा 1 लिया हुआ है। मीन ऑफ एक्स बार क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, सेम जीरो। होगा, 0 ही हो 0। जाएगा, ठीक है ना। सो इनटू अ n की वेरिएंस जगह ऑफ, पे 5। हाँ एन एन यहाँ 5 है, यस, 5। सो एन 5 था। अब वेरिएंस ऑफ टी, तो एक बार पहले टी को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, तो वेरिएंस ऑफ टी की जगह रख लेते हैं 4s स्क्वायर ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। सर अगर ई देखा जाए ऑफ, तो टी फॉलोज chi स्क्वायर विद 4 डिग्री फ्रीडम। उससे भी कर सकते हैं आप, अच्छा, ओके ओके, तो आप उससे रिलेट कर पा रहे हो n-1 s स्क्वायर, यही ना, हम्म हम्म दिस इज नथिंग बट n-1 s स्क्वायर, ओके, दिस इज आल्सो फाइन। सो आप जानते हो कि n-1 s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर फॉलोज chi स्क्वायर chi स्क्वायर n-1, विद ठीक। तो chi स्क्वायर n-1 तो इसको यूज कर लेते हैं, चलो फिर तो अच्छा ही है, तो इसको हटा देते हैं, तो हम वही यूज कर लेते मीन हैं। वेरिएंस सिंपली निकल जाएगा। हाँ, तो chi स्क्वायर n-1 है, तो chi स्क्वायर n-1 का वेरिएंस कितना होता है, 2 टाइम n-1, यस, है ना, और इसका मीन का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, तो मीन जो होगा n-1 दैट इज 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक 8 है। + 16। हाँ, तो आपका आ गया 1/5, यहाँ 2 4 जा 8 प्लस 16, 24/5 तो कितना 0.48, नहीं 4.8, ठीक है। यस, सो ये 4.8 आ गया आपका दिस। तो यहाँ हमने सिंपली, हमें पता है कि लाइक x1 x2 xn दे आर रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। देन पहला पॉइंट ये है कि x बार एंड s स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि x बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई n। और तीसरा ये है n-1 s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर हैज डिस्ट्रीब्यूशन chi स्क्वायर n-1, ठीक है। सो ये चीज है। उसको ऐसे भी देख सकते थे हम लोग कि जैसे साइन माइनस एक्स बार बाई सिग्मा, वहाँ पे जो है सिंपली 1 नहीं है तो उसमें दिक्कत ही नहीं है, मतलब कह सकते हैं ना कि एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाई सिग्मा का होल स्क्वायर का स्क्वायर फॉलो करता है। यहाँ एक बार में एक्स बार है इसलिए 1 डिग्री फ्रीडम लॉस हो जाएगा, तो इसलिए का स्क्वायर 4 डिग्री फ्रीडम डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ यस यस, उस तरह से आप सही बात, जैसे आप जानते हैं कि समेशन एक्स आई माइनस जब म्यू होता है म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन chi स्क्वायर n। एंड समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार जब म्यू अननोन है, क्योंकि सिग्मा 1 था, सो यस यस, आप मतलब अलग तरीके से सोच सकते हैं, तो ये chi स्क्वायर n-1 होता है, ठीक है। यस। ओके,
सो ये रिजल्ट है, और ये कुछ नहीं, वही है n-1 तो इस सर स्क्वायर सेम ही का। है ना, वो भी चीज है, वो भी ऊपर वाली और नीचे वाली बोथ आर हाँ सेम। वो सेम ही है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन इन्होंने वो ये आपका वही है, ये हाँ, सेम वो चीज है, यस। फॉर्मूले को यहाँ वहाँ कर हाँ रिप्लेस। इधर, हाँ यस, वो है सेम ही चीज, यस। सो मतलब अपनी समझ पे है ना, कुछ वो कैसे समझ आता है, और आप इसलिए अपनी अपना मेथड फॉलो करना चाहिए जो आपको समझ आता है। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिनका भी डाउट रहा होगा हो गया। नेक्स्ट है 2007 कर रहे थे ना, सो दिस वाज 56। नेक्स्ट 2007 में 74 भी है किसी का, तो 74 देखते हैं क्या है। ये 74 तो इजी था, हमने किया था, ये कोई नया बच्चा होगा अभी जिसने अटेंड नहीं किए होंगे वो लेक्चर, पुराने वीडियो देखे भी नहीं होंगे। ओके सो फिर भी करा देते हैं, देखो। So x, y, b jointly distributed random variables such that the conditional distribution of y given x, ठीक है, यूनिफॉर्म है, तो ये बहुत इजी सा है। तो क्वेश्चन 74 75 दोनों एक जैसा है। ये 2007 का है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपको बोला है कि y given x is equal to x has distribution uniformly 1 minus x 1 plus x, ओके। और आपको दे रखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। x-1 x+1 x-1 x अच्छा प्लस ये था, ओके ओके। तो x-1 x+1, और बताओ क्या क्या दे रखा है, मीन और वेरिएंस दे रखा है। मीन ई एक्स दिया गया 1, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया गया 5/3। अच्छा चलिए ठीक है, तो है ना? इजी है ना। हाँ तो यस सर। 74 में आपसे जस्ट पूछा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y बताओ, तो आपको फॉर्मूला पता ही है इसका, क्या होगा। एक्सपेक्टेशन y गिवन x। y गिवन x, ठीक है। तो यहाँ से आ गया एक्सपेक्टेशन, और y गिवन x ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कितना इसका मीन कितना हो गया, a+b/2, x y। तो x ही हो गया, और ex है 1, तो 1 आ गया। 75 में जस्ट पूछा है वेरिएंस ऑफ y, तो ये भी आप जानते हो। y2 होगा। हम्म, यस सर, x ही है। ठीक है ना। सो यहाँ y था, सो इक्वल हो गया, मतलब यहाँ से, क्योंकि तो यहाँ से हो गया e ऑफ, आप जानते हो वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, और वेरिएंस ऑफ, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ जस्ट मैं, अब यहाँ से अप्लाई कर लो, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन y गिवन x का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका एक्सपेक्टेशन a+b/2 फिर से x हो गई, प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन y गिवन x, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया ना, दोनों सेम ही टर्म लिख दिए, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, ठीक है ना, ये इंटरचेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन, वेरिएंस इसका क्या होता है, b-a² तो कितना आएगा, 1/3। ओके। सो ये 1/3, मतलब 1/3। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वेरिएंस x मुझे दे रखा है 5/3, सो ये है 5/3 और ये है 1/3, तो कितना हो गया 6/3, मतलब 2 हो गया। ओके ठीक है, इसका डाउट रहा होगा। नेक्स्ट डाउट है 2008 में 52, कोई छूट जाता बता सकते हो, और आपको कोई डाउट है जो छूट गया हो तो यू कैन आस्क। 2008 में 52, स्टार्ट है, सो 52, अच्छा। तो क्या होगा इसका आंसर, कह रहा है कि फॉर टू रैंडम वेरिएबल x एंड y the regression lines are given by y is equal to 5x minus 15 and y is equal to 10x minus 35, then the regression coefficient of x on y is, तो ये रिग्रेशन थ्योरी पढ़ोगे उसमें समझ आएगा, बताओ आप लोग, आइडिया है। सर इसमें दो इक्वेशन दी हुई है, x ऑन y और y ऑन x। एक्चुअली हम दो चीजें ले सकते हैं, दो केसेस पॉसिबल हैं। एक कि पहली इक्वेशन x ऑन y है, दूसरी इक्वेशन y ऑन x है, और सेकंड केसेस पहली इक्वेशन y ऑन x है, दूसरी इक्वेशन x ऑन y है।
तो दोनों से एक BXY निकलेगा। तो अब हमारे पास एक कंडीशन ये है कि अंडर रूट BXY इंटू BYX इज इक्वल टू R होता है। बट एक इक्वेशन जो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि ग्रेटर देन 1 आ जा रहा है, लेकिन सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए उससे जो BXY आ रहा है वो आंसर है। अच्छा, ओके, तो आपने सॉल्व किया है, फाइन। सो देखो ये जो कह रही हैं, एक फॉर्मूला होता है ना, पहले तो आप इसको सिंपलीफाई करोगे, XY निकालोगे इससे, है ना, तो चेंज करके मान लेते हैं अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो। See, first equation is x on y, तो उससे जो इक्वेशन बनेगी that will be x equal to y by 5 plus 3. मतलब आप So ये बोल here रहे हैं, bxy will be 1 by 5 हाँ हाँ, मतलब इस तरह से आप कह रहे हो कि फर्स्ट लाइक, इक्वेशन से, अगर हम लेट करें कि x on y है तो। सर अगर हम ऐसे करेंगे जैसे बोल रहे तो हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर जो कि लाई कर रहा है 6 to 7 के Exactly, बीच में। r equal to root 2 हो जाएगा, that is not अब possible. तो हम ऐसे करेंगे कि y इक्वल टू mx माइनस 15 है, तो बी वाई एक्स मतलब y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो मैं बी वाई एक्स इक्वल टू 5 और बी एक्स वाई इक्वल टू 1/10, यहाँ से हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आएगा, r इक्वल टू 1/100। तो यहाँ से कह रहे हो ये, मतलब ये केस कंसीडर नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे, ऐसा कह रहे हो आप, यहाँ रखेंगे Yes sir. y is equal to 5x minus 15 और यहाँ से आप x निकालेंगे, so that will be 1/10 y, ठीक है ना, and plus something, so that will be plus 35/10। हाँ 3.5 ले लो। Yes, 1 by 10. हाँ हाँ, तो यहाँ से आपके पास क्या आया कि लाइक ये है BXY, सॉरी BYX 5 है और BXY आपका 1/10 है, 1 by so 10. when you multiply, so sigma हाँ। square is 2, नहीं 1/2 यहाँ पे ना अब, हम्म तो अब ये वैलिड है बिकॉज इट शुड बी एक्चुअली लेस सर देन 1। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट वाले को y ऑन x मानेंगे और सेकंड वाले को x ऑन y, तो x ऑन y मानेंगे तो इसको लिखेंगे y प्लस 35/10। अब हाँ, डायरेक्ट इस पे सॉल्व कर देंगे, हो तो जाएगा। ये जो आएगा ये नॉट वैलिड केस है बिकॉज सिग्मा स्क्वायर रो स्क्वायर जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, दैट रो शुड बी लेस देन 1 ना, हम ये जानते हैं, मॉड दिस शुड बी लेस देन 1, तो ये नॉट वैलिड है और ये वैलिड है, सो दैट मींस अब यहाँ से आप बता पा रहे हो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो x ऑन y is 1/10, so that is 0.1, is it? हाँ जी, हाँ ठीक, ओके, सो ये एक्चुअली आपका, जब ऐसा केस आता है, अगर पता नहीं रहता है कि हमको कौन सा इक्वेशन y ऑन x है और कौन सा x ऑन y है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें वही कंडीशन लगा के कर लेते हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर चेंज कर देते हैं, फिर उससे ये कर यहाँ लेते हैं। जैसे हुआ, यस यस, जैसे यहाँ किया तो ये सेटिस्फाई नहीं, ये लेस देन 1 होना चाहिए था, बट दैट इज नॉट द केस, सो वी रिजेक्टेड दिस वे, तो अदर वे आ गया, तो उससे 0.1 आ गया, फाइन, यस, ठीक है। नेक्स्ट को, अब नेक्स्ट जो डाउट है 2000, ये 8 का 52 था, 2009 में 41, 2009 में 41, सो नाइन स्टार्ट है 951, सर इसी में 16 क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का था, वो सिंपल था बट समझ में नहीं आया। इसमें 16 क्या 8 में, यस सर। 2008, अच्छा ये छूट गया क्या, अच्छा ट्राई किया आप लोगों ने, यस एक मिनट, नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, सो ये पूछा था ये चाहिए हमने, तो ये सब क्वेश्चंस किया आपने, ये छूट गया ये सब, ट्राई किए होंगे आपने, देखो 15 16 हो गए ऐसे, ठीक है, ये भी कुछ पूछता है, सही कॉन्सेप्ट, तो ये तो उसी बेस्ड है ना, SNTR इंडिपेंडेंट टाइप, तो ये जो पीछे अभी कॉन्सेप्ट किया उस पर हो जाएगा ये, ठीक है, 15 तो आप कर लिए, 16 में क्या दिक्कत है कि 2 डिस्टिंग्विशेबल फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 2 डिफरेंट कॉइन है जिसको आपने टॉस किया साइमल्टेनियसली, गिवन दैट वन ऑफ देम लैंड्स अप हेड, the probability of other two land up tail is equal to,
तो क्या दिक्कत है इसमें? मतलब ऐसा है कि एक कॉइन पे क्या आया, हेड आया, तो मतलब दो इवेंट ले लो, आपको दिक्कत नहीं। वन ऑफ देम लैंड्स ऑफ हेड है ना, वन ऑफ देम, इट्स नॉट सेइंग कि जैसे सैंपल स्पेस अगर आप लिख लो, यही कर दूं मैं अगर, सो क्या होगा, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। अब यहाँ पे वन ऑफ देम लैंड्स ऑफ हेड मुझे गिवन है, सो लाइक इवेंट ए ले लो या बी ले लो गिवन वाला, कि वन ऑफ देम लैंड्स अप हेड, मतलब जमीन पे हेड आता है उसको। ए ले लो जिसको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अदर टू लैंड अप टेल, अदर गेटिंग टेल, ठीक है, एक हेड है। सो अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि एक पे हेड आया और इसका मतलब दूसरे पे टेल आया, तो बताइए इंटरसेक्शन क्या होगा, एक पे इंटरसेक्शन है ना, एक पे हेड एक पे टेल, तो न्यूमरेटर में कितने आउटकम्स हैं, न्यूमरेटर के फेवरेबल में कितने आउटकम है, एक पे हेड एक पे टेल, फिक्स नहीं किया इसने फर्स्ट सेकंड, वन एंड अदर है, नॉट फर्स्ट एंड सेकंड है। सो बताइए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है मैं पूछ रहा हूँ, इसमें सेलेक्ट करो ना, वन हेड अदर टेल। भाई सर क्या तुम इसमें हम लोग, सैंपल स्पेस छोटा कर सकते हैं, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, टोटल 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो आप सॉरी जब, हेड टेल। यस, सो व्हाट यू आर सेइंग, वी कैन डू दिस, मतलब क्या था, ए गिवन बी, सो हम हाँ अगर ए गिवन बी लिख लेंगे, आप ये बोल रहे हो ए गिवन बी, वी कैन जस्ट सी कि एक पे हेड अदर पे टेल है ना, तो इस तरह से, सो ए गिवन बी, सो हम यही डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं कि दूसरे पे टेल है और एक पे हेड है, सो गिवन है एक पे, वन पे हेड तो है ही, तो इसमें एच एच, एच टी टी, एग्जैक्टली, दो तरीका होते हैं, आप इससे भी टी कर एच, हाँ, सकते। यस, 2/3 टोटल प्रोबेबिलिटी वुड बी तो देयर, यहाँ से अब टू आपको देखना पॉस। है कि ये मतलब वो सैंपल स्पेस बी जैसा हो गया, एक पे हेड तो है ही, ये सैंपल स्पेस बी एक्चुअली ये हो गया, और इसमें ए गिवन बी के करस्पॉन्डिंग कितना है, एक हेड अदर, 2/3 आ गया। अब यही आप, मैं वैसे करा रहा हूँ, बात बराबर है, आप ये जस्ट यू कैलकुलेटेड दिस, एंड इसमें आपने फिर देख लिया कि, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी एक पे टेल होगा और दूसरे पे हेड है, तो एच टी टी एच करस्पॉन्डिंग है, तो आंसर आ गया 2/3। इससे करेंगे तो यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, कि एक हेड एक टेल, तो एच टी टी एच 2 है आउट ऑफ 4 अपॉन बी, बी में 3 आउट ऑफ 4, जैसे भी आप देखो, इट्स अप टू यू, 2/3 सॉरी। सो अपने तरीके से आप कई बार आप बी को सिर्फ सैंपल स्पेस लेके काम कर सकते हो, आप यू कैन जस्ट टेक बी सैंपल स्पेस, देन एक प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वो चीज है। यहाँ भी इंडायरेक्टली वही होता है ना, बी इज लाइक सैंपल स्पेस, तो उससे कर लो या फिर ऐसे कर लो। सो 2/3 आंसर होगा, ठीक है, ठीक है जी, कुलदीप, यस ओके, नेक्स्ट, सो ये हो गया ना, ओके, तो 2008 का हो गया ना, 9 में 41, राइट। अब ये कोई और आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं, 9 वाले में 41। सो ये जो है, तो ये कह रहा है कि let x be a non-negative integer valued random variable with ex square is 3 and ex is 1, then, so ये integer valued है, discrete है, then probability of I into probability x more than equal to I, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, गेट 2009। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपसे अगर पूछा जाए, देखो यहाँ पे x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है,
और यहाँ पे क्या होता है कि x विथ सपोर्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये x की पॉसिबल वैल्यूज है। अब आपसे पूछा जाता है ई एक्स, तो एक डेफिनेशन आप जानते हो, x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x, x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, या इसी को आप i लिख सकते हो, है ना। सो बताओ दूसरा क्या होता है जो उस फॉर्म में दे रखा है। सो व्हाट डू यू नो द अदर डेफिनेशन या अदर रिजल्ट फॉर एक्सपेक्टेशन, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, किसको आइडिया है? समेशन पी एक्स ग्रेटर देन एक्स, कैपिटल एक्स ग्रेटर देन स्मॉल एक्स। यस यस, तो ये भी एक फॉर्मूला है। आप x 0 से इन्फिनिटी ले लो, दिस इज द वन फॉर्मूला। सिमिलरली मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताऊं, सो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला इज, एक तो ये हो गया, हाँ, और एक फॉर्मूला अगर आप डिराइव करोगे, सो इसी रिजल्ट को यूज किया जाए, डिस्क्रीट में थोड़े अलग होते हैं। तो एक रिजल्ट ये है, मतलब ये थ्योरम लिख रहा हूँ फिर से मैं, आप इसको प्रूव कर सकते हो। सो लेट x हैव सपोर्ट, या ऐसा बोल दूंगा, लेट x बी नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल विथ सपोर्ट, सपोर्ट जो सेट है 0 1 2 लाइक दिस, ठीक है, 0 1 2 चल रहा है, या इंटीजर वैल्यू लिख देते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू रैंडम वेरिएबल, बात वही थी, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू जैसा क्वेश्चन में लिखा है। देन ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं, एक रिजल्ट में लिख रहा हूँ, वो ये रिजल्ट है कि समेशन आई इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन आई फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये जो आता है, ये आता है हाफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स के इक्वल। अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे इसको प्रूव करेंगे वैसे ये भी प्रूफ होगा, ये भी एक थ्योरम ही है, क्योंकि है ना, ये जो ऊपर रिजल्ट लिखा है ये भी एक थ्योरम ही है, थ्योरम टाइप का ही है। सो दिस इज द रिजल्ट, बट यहाँ देखो आई इंटू एक्स मोर देन आई है जी। सर ये विकिरोधी में दिया गया है क्या ये वाला? नहीं, ये डिस्क्रीट का बुक में नहीं, मैंने कहीं देखा था ऑनलाइन। सो ये बुक में नहीं मिलेगा, बुक में कॉन्टिन्यूअस का मिलेगा, डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट में ये लिखा ना, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तो कॉन्टिन्यूअस का रिजल्ट कुछ इस तरह से, आप लोगों को पता है कि अगर एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कि इफ x is non-negative continuous random variable, ये आपको मिलेगा बुक में, let x be non-negative continuous random variable, non-negative होना चाहिए, then and मान लो g be a function such that gx मतलब g0 is 0, मतलब ओरिजिन से पास कर रही है, then expectation of g capital X, तो एक तो आप जानते हो कि ये हो जाएगा gx टाइम x का पीडीएफ dx, चूंकि मैंने नॉन नेगेटिव लिखा है तो 0 से इन्फिनिटी। दूसरा डेफिनेशन कोई बताओ मुझे, एक तो ये डेफिनेशन है, दूसरा रिजल्ट, इसका इक्विवेलेंट क्या आता है? 0 to infinity 1 minus fx। ओके, यहाँ मैंने जीएक्स लिख दिया है, आप एक्स का बता रहे हो, सिर्फ एक्स का, तो जीएक्स बराबर एक्स होगा तब वो होगा, इन जनरल क्या है? तो हाँ मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हो, 1 minus f of gx। देखिए आप जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि एक्स टाइम, एक तो ये डेफिनेशन हो गया, और इसका इक्विवेलेंट रिजल्ट होता है जो आप बताया आपने, दिस मच, है ना। और ये कुछ और नहीं है, ये भी अगर कॉन्टिन्यूअस सीडीएफ आप के बात लिए है करें, ना, वो तो सर सीडीएफ गिवन उसका वहाँ पे हाँ हाँ, random तो variable सीडीएफ टर्म में मतलब जस्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, यस यस। तो ये कुछ नहीं, यही है, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए लिख रहा हूँ, जस्ट मैं इक्विवेलेंट रिजल्ट लिख रहा हूँ, यहाँ भी वही है, ये आप देखेंगे ये कुछ नहीं है, ये सीडीएफ वन हाँ, माइनस, इसको वही लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं आप, तो है ना, ये वन माइनस सीडीएफ ही है, ये जो है। ओके, तो यहाँ भी ये और ये चीज सेम ही आप देख पा रहे होंगे। अच्छा मैं इसका पूछ रहा हूँ इन जनरल क्या होगा, तो उसको आप प्रूव करेंगे तो ये आता है जी डैश एक्स टाइम 1 माइनस सी डी एफ एट एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन 0, आप उसको भी लिख सकते हैं, हाँ। अगर आप लिखना चाहो तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 टू इंफिनिटी जी डैश एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये अब इसी को यूज कर लिया, अभी जनरल केस हो गया, जी एक्स को एक्स रख दिया मैंने, तो ये मिल गया, जी एक्स को एक्स स्क्वायर रख दो
तो कॉन्टिन्यूअस में थोड़े अलग रिजल्ट है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट पे मास नहीं होता तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। डिस्क्रीट में पॉइंट पे भी मास है तो वो इफेक्ट करता है। सो 0 to infinity एक्स स्क्वायर टाइम, आप मतलब आप सब कुछ जानते हैं ये 0 to infinity। अब ये क्या हो जाएगा आप बताओ, ऊपर वाला फॉर्मूला इसको यूज करके, सो so, किसके इक्वल होगा? 2x इंटू, हाँ ये आपका 2x 2x इंटू 1 वन minus माइनस ना, सो 1 माइनस सी डी एफ इंटू डी एफ, इस तरह से, या यही चीज है 2x टाइम प्रोबेबिलिटी x स्ट्रिक्टली मोर देन x dx, इसको सर्वाइवल फंक्शन बोलते हैं इसको ना, कंटीन्यूअस, ठीक है। तो एनीवे ये मैं बता रहा जस्ट याद रखने के लिए कि कॉन्टिन्यूअस में ये रिजल्ट है। डिस्क्रीट में मीन के लिए वो है, बाकी के लिए तो आपको देखना पड़ता है। सो ये भी एक रिजल्ट है, जस्ट यू कैन रिमेम्बर कि ऐसा है। सो आई है ना, यहाँ एक्स लिख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं आप क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपको एक्स के टर्म में लिखना है, यू मे राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स, यहाँ एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो मैं आप क्वेश्चन करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आप क्वेश्चन में देख लीजिए क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमको गिवन है ये पूछा ना, यहाँ इक्वलिटी है, ध्यान से देखो, एक्स 1 है, एक्स स्क्वायर 3 है। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 41 है, ये आपको एक्स 1 है और एक्स स्क्वायर 3 है, और आपसे पूछ रहा है समेशन आई फ्रॉम 1 to infinity आई टाइम प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू आई। यहाँ इक्वलिटी लगा दिया, यहाँ इक्वलिटी नहीं है ना, आपको पता है इक्वलिटी का मास होता है, तो इक्वलिटी इफेक्ट करेगा डिस्क्रीट में। सो यहाँ इक्वलिटी लगा दिया इन्होंने, इक्वलिटी नहीं होता डायरेक्टली वो आ जाता, तो इक्वलिटी है तो मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो आप बताओ, इसको यूज करके बताओ क्या होगा। आप इस रिजल्ट को यूज करो, आप ये भी यूज कर सकते हो, ऊपर वाला भी, ठीक है ना। एक तो आप, मैं आगे लिख रहा हूँ जैसे 1 आएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जैसे आप जानते हो समेशन प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन आई फ्रॉम 0 to infinity, इस तरह से है ना। ये तो था और दूसरा ये था, एंड दूसरा रिजल्ट ये है। तो देखो यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, चेक करो क्या आंसर आएगा। सर वो कैसे प्रूफ होगा 1/2x एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपोनेंट? हाँ इसको हो जाएगा, आई स्क्वायर टाइम करके फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा। जैसे एक्स को तो आप ये रख दोगे, एक्स को आप ये रख दोगे, ये हो जाएगा। और इसके लिए डेफिनेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर टाइम दिस, फिर एक्स स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, इस दोनों को घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर हाँ आपको समझ आया, x इसको, इंटू x माइनस 1 करके फिर। हाँ 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 यस, तो उस तरह से आप डिफरेंस लेके आपको आ जाएगा। तो अभी मैं जस्ट यूज कर लेता हूँ, प्रूफ कर सकते हो आप चाहो तो, इसको लिख लो उस डेफिनेशन से, सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर उससे कुछ आ जाएगा। ओके अभी तो देखो हमें, मुझे इसको फाइंड करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो इसको ऐसे लिखता हूँ, समेशन आई फ्रॉम 1 to infinity है आई, और यहाँ प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू आई है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मोर देन आई माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, आई स्ट्रिक्टली मोर देन आई माइनस 1 है। तो और यहाँ इसको भी मैं आई माइनस 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ उसको। और भी अप्रोच हो सकते हैं, जैसे ये मुझे समझ आया, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप कुछ बेटर तरीके से कर सकते हो। सो मैंने समय, तो इसको सिंपली ओपन करके कर दिया। अच्छा मतलब आपने सिंपली ओपन करके, वैल्यू पुट करके एक सीरीज बनाई, सीरीज में फॉर्मूला बन गया, मतलब सीरीज n इक्वल टू 1 to infinite n plus 1 by 2 प्रोबेबिलिटी, तो स्टेप्स खोल के मतलब अच्छा हाँ उससे भी आंसर कर 2 सकते आया। हैं, हाँ 2 आएगा यस। तो और भी तरीके हो सकते हैं, अपना सॉल्यूशन ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, बाकी लोग देख लेंगे, मैं तत्काल इससे करता हूँ। सो मैं आई माइनस 1 को जे रिप्लेस करूंगा यहाँ पे, तो आई माइनस 1, मैं आई माइनस 1 को जे लिख रहा हूँ, देखो आई माइनस 1 को मैं जे लिख रहा हूँ, तो यहाँ भी आप आई इक्वल 1 है ना, तो आप ये कर सकते हो कि आई माइनस 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जस्ट मैं जहाँ आई माइनस 1 उसको जे रख देता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जे फ्रॉम 0 to infinity जे प्लस 1 समेशन प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन जे, स्ट्रिक्टली मोर देन जे हो गया, और जे फ्रॉम क्या है, 0 से इन्फिनिटी हो गया। अब आप जस्ट इसको ओपन कर लो, आपको ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, इसमें अब दोनों आ गया। तो मैंने तो ऐसे किया, आप और तरीके लगा सकते हो। सो जस्ट यू ओपन इट, सो एक हो गया समेशन जे टाइम प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन जे
j फ्रॉम 0 से इंफिनिटी प्लस समेशन प्रोबेबिलिटी x मोर देन j फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड टोटल आंसर अब देख लो। तो इसका आंसर था ये, इस फॉर्मूले से यूज करो, हाफ इंटू 3 - 1 प्लस ये यूज किया मैंने पहले वाले टर्म में। दूसरे टर्म में मीन कितना है 1, देख लो टोटल आंसर 2 हो गया। तो फाइनल आंसर इज 2। बाकी जो आप लोगों ने किया अलग तरीके से भी कर सकते हो, ओपन कर लो डायरेक्टली, उससे भी कर सकते हो, आई स्क्वायर माइनस आई, उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ये, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे, उसमें ये रिजल्ट यूज हुआ है, मैंने वो रिजल्ट यूज किया है। तो ये ऑलमोस्ट सबका डाउट था, सबने भेजा था ये। नेक्स्ट 2012 का 49 देखते हैं। बीच में कोई और डाउट तो पूछ सकते हो अगर आपको लगता है कुछ। कौन सा है 2011 ना? टू 2012 स्टार्ट है यहाँ से, सो 49। चलिए ये क्या कह रहा है, अरे ये तो है ही नहीं, ये तो ऑप्टिमाइजेशन का है, ये गलत क्वेश्चन है ना। 49 ये जिसने भेजा है उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, ये गलत। ये ऑप्टिमाइजेशन का है, वो नहीं आएगा हमारे स्टार्ट। 22 है सर, 12 में 2013 का 22, 2013 का ना, 2012। 12 का ही 22। अच्छा नहीं, ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तो, बेसिस सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, नहीं 12 में नहीं, 13 में। हाँ 13 में होगा, ठीक है कोई बात। तो 13 स्टार्ट करते हैं, 13 का जो है 22 नंबर चाहिए वाला। सो लास्ट टाइम मैंने हिंट दिया था, चलिए किसने सॉल्व किया ये? ये कह रहा है कि फॉर ईच लैम्डा एक्स बी द रैंडम वेरिएबल जिसका पीडीएफ ये है, और वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स का क्या रिलेशन होगा, कोई बताओ जिसने सॉल्व किया हो, एनीवन। हाँ जी, किसने सॉल्व नहीं किया, चलो देखते हैं। तो 22। जैसे सर इसको y इक्वल टू log x मान रहे हैं हम, तो यहाँ पर फिर इसको पीडीएफ निकालेंगे y की। x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी रेंज क्या होगी? 0 मतलब log 0 तो एक्स फाइनाइट। 0 से इन्फिनिटी है, log 0 माइनस इन्फिनिटी होती है, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हम्म ओके ठीक है। तो log x अगर निकालोगे पीडीएफ तो डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास है ना। तो ये dy अपॉन dx, dx अपॉन dy होता है ना फॉर्मूले में, तो उससे करो कुछ ऐसा आएगा। तो एफ एक्स ऑफ, यहाँ से x निकालोगे e की पावर y एंड है ना x e की पावर y, तो ये आ जाएगा
और यहाँ तो x को y के रेस्पेक्ट की पावर y रहेगा, तो फाइनली ऐसा कुछ आ जाएगा लैम्डा e की पावर y e की पावर नहीं सॉरी, ये बाहर नहीं आएगा ना, मतलब हमें क्या करना है, x के पीडीएफ में रखना है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा e की पावर y इंटू e की पावर y, ये वाला पीडीएफ होगा। y कैन बी एनी रियल नंबर, तो बस इससे क्या फायदा होगा, क्वेश्चन ये है, तो e की पावर ऐसा हो गया 1 माइनस लैम, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, अगर e की पावर रखना है तो 1 माइनस होगा, क्या कर रहा हूँ y माइनस लैम्डा e की पावर y, हाँ ये कर सकते हैं, बट इसे क्या वेरिएंस निकालना फिर डिफिकल्ट होगा इसका। यार वाई आ जाएगा जब एक्सपेक्टेशन निकाले सर तो एक्चुअली अनडिफाइंड टाइप का हो जाएगा। ये भी एक मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्म में आ रहा है ना, अगर देखा जाए तो। इसे अगर देखा जाए कि लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई को अगर हम कोई और रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं टी। एक्स था ना, ये तो एक्स था ना पहले से, वहीं से तो लाए हम, हाँ चलिए अगर ई टू द आपको देखना लॉग ऑफ वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स कैसे निकालो, दूसरा अप्रोच जिसका ये है, तो ये अप्रोच बहुत लेंथी होगा, इससे नहीं डिसाइड कर पाऊंगा, बहुत इजी अप्रोच है, इधर करता हूं मैं। सो दूसरा अप्रोच ये है कि हमारे पास एक्स का पीडीएफ है, एक्स का पीडीएफ है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स मोर देन 0, ठीक है, और ये है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स, वो एक्स लैम्डा लेगा, मैं एक्स लिख रहा हूँ, ये क्या होगा, क्या ये इंक्रीजिंग होगा लैम्डा के रिस्पेक्ट में, डिक्रीजिंग होगा, लैम्डा पर डिपेंड नहीं करेगा, या कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, ऐसा है क्या। ओके, तो एक काम करो, यहाँ से अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर मैं y बराबर लैम्डा एक्स लेता हूँ, तो मुझे बताओ y का पीडीएफ क्या आएगा, ये तो इजी है, यू जस्ट टेक y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, अब क्या होगा बताओ, डिराइव कर फॉर्मूले से ही जैसे मैं अभी कर रहा था, बस लेमडा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे आप x निकाल लोगे तो x की वैल्यू y अपॉन लैम्डा है, तो यहाँ से पुट करोगे तो एफ एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ y अपॉन लैम्डा रखो, उसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई लैम्डा आ गया, अब लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x की जगह है y अपॉन लैम्डा इंटू 1 बाई लैम्डा, चेक करो, ये आप जानते हो फॉर्मूला, ये चूंकि यस इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से आपके पास आ गया e की पावर माइनस वाई, और यहाँ लैम्डा एक्स है, लैम्डा भी मोर देन 0 है, एक्स भी मोर देन 0 है, तो वाई भी मोर देन 0 होगा, तो फाइनली कुछ ऐसा बना कि जो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है e की पावर माइनस वाई, वाई मोर देन 0, मुझे बताओ वाई क्या है, एक्सपोनेंशियल 1 ना, यस नो, यस यस ओके, अब मुझे क्वेश्चन ये है मेरे पास कि हमने तो y पहले log x वो लिया था, log x लिया, उससे कुछ काम नहीं बना, मैंने अभी लैम्डा x लिया है, उससे क्या होगा, अब यहाँ से x देखो, अब मैं इधर आता हूँ, सो वेरिएंस ऑफ log x है, x की वैल्यू y के टर्म में क्या है, x की वैल्यू y के टर्म में क्या होगी, वेरिएंस है ना यहाँ पे, वाई बाई लेमडा हाँ इसमें ये होगा। आपका वेरिएंस है, तो ये आपका आ गया y अपॉन लैम्डा, फाइन। अब log का फॉर्मूला आता है आपको, log a अपॉन b क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग में। अब आपको वो भी आता है, वेरिएंस का भी फॉर्मूला आता है आपको, वेरिएंस ए माइनस वेरिएंस बी, तो वेरिएंस ऑफ लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं हालांकि होगा। स्क्वायर हो जाता है, और वेरिएंस ऑफ लॉग कुछ नहीं, लैम्डा वो कांस्टेंट है तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। 0 हो जाएगा, और ये हम्म, कांस्टेंट से एग्जैक्टली वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस लैम्डा या एक्स माइनस के इज वेरिएंस ऑफ एक्स ओनली, कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये जस्ट कुछ नहीं आया, वेरिएंस ऑफ लॉग वाई आ गया। अब मुझे ये बताओ वाई में लैम्डा कुछ लेना देना है क्या, नहीं y से लैम्डा, अगर मैं y का वेरिएंस भी निकालता हूँ चाहे log y का, उसमें लैम्डा आएगा क्या, तो नहीं इस टर्म में कहीं लैम्डा लगता है आपको आएगा कहीं से, नहीं, क्योंकि y में कहीं लैम्डा का लेना देना है, y में कोई पैरामीटर है ही नहीं, y के डिस्ट्रीब्यूशन में देयर इज नो पैरामीटर, सो दिस क्वांटिटी इज फ्री ऑफ लैम्डा, इसमें लैम्डा से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, सो वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा, ठीक है,
सो ये बोल रहा है कि ये लैम्डा पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वेरिएंस जो log x का आ रहा है, तो x की मैंने क्या किया, y को ले लिया लैम्डा टाइम x, तो लैम्डा टाइम x लेने से फायदा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल 1 बन गया, एक्सपोनेंशियल 1 बन गया, तो उसमें लैम्डा गायब हो गया, लैम्डा गायब हो गया, तो यहाँ ये आ गया वेरिएंस ऑफ log y के इक्वल आ गया, इसका ये इक्वल, और y क्या है, एक्सपोनेंशियल 1, तो इसमें पैरामीटर तो है ही नहीं, तो लैम्डा से तो कोई मतलब नहीं, इसको लैम्डा से कोई मतलब नहीं, तो डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा। ठीक है, log lambda z 0 कैसे set कर log लैम्डा 0 रख नहीं, जीरो नहीं रखा, वेरिएंस ऑफ log लैम्डा को जीरो रखा है, लैम्डा कांस्टेंट है, अच्छा तो log लैम्डा भी कांस्टेंट होगा, और वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, मतलब वो रिजल्ट एक्चुअली यूज हुआ है कि वेरिएंस ऑफ x माइनस के दिस इज सेम एज वेरिएंस ऑफ x। चेंज ऑफ स्केल मतलब पे हाँ, डिपेंड करता है, ओरिजिन पे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो कितने तक ट्राई किया आप लोगों ने? हाँ जी अंशिका, आपने कितने ईयर तक ट्राई किया था? आई थिंक 12 तक। सत्रह तुमने कितना किया? हाँ, 12 तक ही 2016 किया तक था complete। मैंने। 12 तक, और आप लोगों दोनों 12 तक किया ट्राई? मेरा 2016 तक कंप्लीट है, अच्छा, आपने मतलब 16 तक किया। स्टार्टिंग वाला नहीं किया। अच्छा अंशिका, आप कितना बताया, 2012? यस सर, यस। ओके, जो 13 का था, आप बाद में आते हैं यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी नहीं किया आज, और कुलदीप आपने कहाँ तक का रखा है? पहली है पूरा 18 तक? हाँ अच्छा, तो अगला डाउट क्या है, 14 का? नहीं तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं भी किए, तो आज इतना ही, 11 बज गए, तो आज इतना ही रखते हैं, पहले कंप्लीट करो, क्योंकि जो कुलदीप ने यस। कंप्लीट किया। तो आप लोग पहले फिर से, अभी मैंने जैसे डाउट 2013 तक करा दिया ना, 13 का ये था 22 नंबर, सो 14 से 18 तक जैसे जिन लोगों का बाकी है, आप लोग बाकी उसको प्लीज फिनिश कीजिए, नेक्स्ट क्लास में, परसों क्लास हो गया हो, तो उसमें इसका डाउट होगा, फिर 2019 के पेपर से कंटिन्यू करेंगे। जब एक बार ये खत्म हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ जैम का पेपर करना मस्ट है, जैम इज बेसिक, जैम का भी ढंग से कर लोगे तो गेट निकल जाना चाहिए, ढंग से मतलब कह रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट आपके टिप पे होने चाहिए, जैम में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले गेट निपटा लेते हैं 2022 तक, फिर एक बार जैम का भी देखेंगे, डाउट डाउट आप खुद करके आना, सिर्फ जैसे भी डाउट कर रहे हैं सिर्फ डाउट ही करेंगे, वो चीज है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जैम में भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो गेट में आते हैं, तो आप जैम और गेट दोनों के 2005 से 2022 तक के सारे पेपर कंप्लीट हम लोग करेंगे साथ में, उसके बाद फिर थ्योरीज में डिस्कस करेंगे, जो थ्योरीज करेंगे उसके बाद, तो काफी टाइम हमारे पास है, मतलब हो जाएगा जल्दी, जैम में क्या एक क्लास में एक खत्म हो जाएगा उस तरह से, एक या दो, जैसे अभी मैंने कितने सारे डाउट कर लिए एक साथ। स्टैट्स अगर डिस्कस करें तो मैथ भी डिस्कस होगा, सही सर को बोलूंगा मैथ्स की क्लास लेंगे, तो जो मैथ पोर्शन है गेट स्टैट्स सिलेबस में वो भी होगा। हाँ सर, मैथ्स वाला भूल रहा है तो बस वही, हाँ, ये तो थोड़ा मैथ ही। का भी डिस्कस करवाएंगे, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, विजय सर अभी फ्री होंगे तो उनको मैं वो मैथ पोर्शन जो अभी गेट स्टैट्स के जो मैथ का सिलेबस, क्योंकि मैथ के बच्चों का वीक होता है, आप लोग स्टैट स्टैट पढ़ते रहते हैं, तो वो मैथ पोर्शन भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं अभी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, जो क्वेश्चन गेट में 2005 से 22 तक आया वो डिस्कस कर देंगे। और जैम हमारे पास ऑलरेडी वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो आपके साथ भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। साथ में ज्यादा अच्छा रहता है, इंटरेक्टिव रहता है कि आप पूछो आपको क्या डाउट है, फिर हम बता पा रहे हैं, बीच में डाउट आता है पूछ सकते हो, वीडियो में क्या है कि आप डाउट आया तो पूछ नहीं सकते ना, वो तो वीडियो चल रहा है, तो ये लाइव में क्या पूछ सकते हैं बीच में अगर कहीं फंसे आप, तो ये चीजें। ठीक है, तो अगले क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक आप लोग फिनिश कीजिए पूरा, ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ओके में। थैंक यू। सर, गुड नाइट। गुड नाइट।